हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेलवे आरआरसी ग्रुप डी 2019 का एग्जाम जो कि अपना 2022 में हुआ है। उसका हम सॉल्व करने वाले हैं 17 अगस्त। आपको पता है जो एग्जाम है वो 17 अगस्त से ही हमारे स्टार्ट हुए थे, तो 17 अगस्त की जो शिफ्ट 1 है उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे 17 अगस्त की शिफ्ट 2 जो कि 12:45 से 2:15 के बीच हुई थी। ठीक है, देखो हम मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन के जो टोटल 99 शिफ्ट हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। वो हमने सीरीज स्टार्ट की है और इसमें थोड़ा काफ़ी टाइम भी लगेगा। अभी देखो दिवाली का टाइम भी चल रहा है इसलिए वीडियो कम आ रहे हैं। जैसे ये पॉसिबल हो पाएगा, जिनको जितना ज़्यादा टाइम मिल पाएगा तो उतना ही मैं ज़्यादा आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं कि जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और जिसका लिंक हर वीडियो के आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री का एजुकेशन, वहाँ पे मैथ और रीजनिंग दोनों सेक्शन की जितने भी क्वेश्चन है उनका मैं आपको जो आंसर की है, जो आपने जीएस और साइंस के क्वेश्चन हटा के वो जो पीडीएफ है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बाकी अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो वो भी मैंने डाली हुई है सारे पेपर के एक साथ कंपाइलेशन, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो को अपन जब भी लोग आप देख रहे हो तो उससे पहले ट्राई करो कि पहले खुद सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद वीडियो देखो। ठीक है, बाकी कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनका क्वेश्चन नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, जैसा कि पिछली वीडियोस में भी डाला है। तो सिर्फ आप उनको भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप पूरे क्वेश्चन करो। ठीक है, जिनका लेवल मतलब ठीक ठाक है, जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस है, ये सिर्फ उनके लिए है। बाकी अगर आप सारा वीडियो देख सकते हो कंप्लीट, चाहे उसको थोड़ा फास्ट मोड में देख लो। ठीक है, तो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। और लोगों के साथ शेयर ज़्यादा करो। देख ठीक है, देखो तो आपको पता है ग्रुप डी में जो अपने रेलवे की जो प्रिपरेशन करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो उतने अभी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है एक्चुअली में देखा जाए तो। जैसे आप लोगों ने एनटीपीसी के टाइम दिया था उतना भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, पर जितना भी मिल रहा है हम ऐसा नहीं है कि वीडियो प्रोवाइड करवाना बंद कर देंगे। जितना एफर्ट हम हमेशा लगाते हैं उतना ही हर वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन, सीधा क्वेश्चंस पर चलते हैं। इसमें मैथ का मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा, फिर इसके बाद रीजनिंग का नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। ओके, तो पहला क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे बोल रहा है कि ए बी और सी है, कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वो क्रम से 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए पैसे लगाते हैं। तो और जो उनका प्रॉफिट है उसका रेशियो 5, 4, 7 में दे रखा है। तो बोले उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना होगा। आपको पता है 3 लोग हैं हमारे पास, एक अपने पास ए है, एक बी है, एक सी है। जो प्रॉफिट होता है वो किस तरीके से होता है, जितना पैसा लगाया, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम होता है। ठीक है, तो ए ने नहीं पता है हमको कितना पैसा लगाया, मान लेते हैं कि ए पैसा ही लगाया है, कितने महीने के लिए, 6 महीने तक। रेशियो अगर मैं बी की बात करूं तो बी पैसा लगाया है 12 महीने तक, ये बराबर हो जाएगा सी ने जितना पैसा लगाया है वो 14 महीने के लिए। ठीक है, ये जो रेशियो है इससे प्रॉफिट का ही तो रेशियो आता है, और ये अपन को ऑलरेडी गिवन है कितना, 5, 4, 7। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, ये 6A, 12A और ये 14A है। अगर मैं इस रेशियो को काटना चाहूँ तो किससे काट सकता हूँ, इसको मैं काट सकता हूँ, 2 से कट जाएगा अपना, तो ये कितना आ जाएगा, 3A रेशियो 6B। रेशियो जब 2 से काटोगे तो 7C है। ये किसके बराबर है, 5:4:7 के बराबर है। ठीक है, देखो यहाँ से आप कंपैरिजन करके निकाले, अगर ए की वैल्यू आप निकालो, चाहे तो इसके साथ कोई कांस्टेंट के मान लो, पर वो नहीं मानोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर ए निकालना है तो क्या आएगा अपना, ये 5/3 आएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको बी निकालना है, क्योंकि बाद में भी तो रेशियो लेना है, इसलिए के वे मानने की, कुछ भी कांस्टेंट मानने की भी जरूरत नहीं है। बी की बात करूँ तो ये कितना आएगा, 4/6, जिसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/3। और अगर मैं सी की बात करूँ तो कितना आएगा, 7/7, यानी 1 ही आ जाएगा। अपन को तो चाहिए ए बी सी ने किस इन्वेस्ट, मतलब जो किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो निकालना है। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा अपना रेशियो 5:3, रेशियो 2:3, रेशियो 1। ठीक है, अब देखो जो रेशियो है उसको तो एक सॉल्व मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा ना, ये तो फ्रैक्शन में है, तो 3 से गुणा कर दो पूरे इक्वेशन को, तो ये 5 आ जाएगा। इसको 3 से गुणा किया तो 2, और इसको 3 से गुणा किया तो ये 3 आ जाएगा। तो 5, 2, 3 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना क्या है, थर्ड है। ठीक है, कुछ नहीं किया हमने, सिंपली जो चीज दी है उसको इक्वल कर दिया। यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालो, अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट भी मानते तो उसकी मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाद में भी तो रेशियो निकालना है, तो वो कट जाएगा, इसलिए इसके साथ कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट मानने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आई होप कि आपको जो समझ आया होगा। ठीक है, इसको हम एक और सिंपलेस्ट फॉर्म में सॉल्व कर सकते थे। मैं कैसे कर सकते थे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, देखो अब और इसको मैं आपसे पूछूं कि इसका आप शॉर्टकट क्या कर सकते थे, तो आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो अपना किसके बराबर होता है, प्रॉफिट बराबर होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। जितना इन्वेस्टमेंट किया और जितना टाइम के लिए किया है वही अपना प्रॉफिट होता है। लेकिन हमको तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा, अगर आप प्रॉफिट में डायरेक्ट टाइम का भाग दे दो तो आपका इन्वेस्टमेंट निकल जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा तो इन्वेस्टमेंट ही है ना। तो अगर ए बी सी का मेरे को इन्वेस्टमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट में भाग दे दूंगा किसका, टाइम का।
तो प्रॉफिट देखो ए का 5 प्रॉफिट है और टाइम कितना है 6 महीने, तो 5/6 रेशियो। बी का जो प्रॉफिट है 4 यूनिट है और कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए, तो 4/12। सी का जो प्रॉफिट है 7 यूनिट है और कितने महीने के लिए 14 महीने के लिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं अपन तो अपना आंसर डायरेक्ट ही निकल जाएगा। देखो ये तो 5/6 ही आएगा, इसकी मैं बात करूँ तो ये 1/3 हो जाएगा और इसकी बात करूँ तो 1/2 हो जाएगा। जो रेशो को सिंपल फॉर्म में बनाने के लिए इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो 6 से 6 कट जाएगा 5 आएगा, यहाँ पे 6 से ये 2 टाइम कट जाएगा तो 2 आएगा, और 6/2 3, तो कितना आएगा 5/2 3 आएगा। 5/2 3 है अपना ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते थे, ये ज़्यादा सही तरीका है। ठीक है, बाकी बेसिक मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, हालांकि ये भी बेसिक है, इसमें कुछ नया है ही नहीं ऐसा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। यहाँ पे बोल रहा है कि एक तल पर 4 अलग अलग पॉइंट है और कोई भी जो 3 पॉइंट है वो सररेख नहीं है। सररेख का मतलब एक सीधी लाइन में नहीं है, जैसे कि ऐसा नहीं है कि 3 पॉइंट है वो एक ही लाइन पर, ऐसा नहीं बोला गया है। आगे बोल रहे हैं उनसे खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाएं, यानी जो डिस्टिंक्ट स्ट्रेट लाइन है, यानी अलग अलग लाइन है, उनकी संख्या कितनी हो सकती है। देखो यहाँ पे बोला गया कि जो लाइन है ना वो सररेख नहीं है, यानी एक ही पॉइंट पर नहीं है, और 4 पॉइंटों से अपन को लाइन बनानी है। तो इस तरीके से बना ले कि एक पॉइंट हम यहाँ मान लेते हैं, एक यहाँ 2, एक ये मान लेते हैं 3 और एक ये 4। ठीक है, 4 अपन ने पॉइंट मान लिया। अब इनसे देखो कितनी लाइन बन सकती है। अगर मैं इसको यहाँ से मिलाऊं तो एक लाइन बन जाएगी, इसको यहाँ से मिलाऊं तो ये एक लाइन, इसको यहाँ से मिलाया तो ये एक लाइन। ठीक है, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सही से बना लेता हूँ। इसको हमने जब यहाँ से मिलाया तो ये एक लाइन बन जाएगी, और इसको यहाँ से मिलाया तो ये एक लाइन। कितनी लाइन हो चुकी है 4। देखो और कितनी लाइन बन सकती है। अगर इस पॉइंट की मैं बात करूँ, कलर बदल लेता हूँ चलो, इस पॉइंट की मैं बात करूँ तो इस पॉइंट से किसको मिलाया जा सकता है, और इसको तो नहीं मिलाया जा सकता। एक इस पॉइंट को ही मिलाया जा सकता है। ठीक है, और तो कहीं मिलेंगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी मिला दिया। और एक क्या बन सकता है, इस पॉइंट को भी मिला सकते हैं हम यहाँ से। ठीक है, यही लाइन बन पाएंगी। ये कितनी हो गई, देखो 1 2 3 4 5 और 6, 6 हो गई ना। तो टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन बन पाएंगी, 6 स्ट्रेट लाइन बन पाएंगी। ठीक है, बेसिकली जो अपना क्वाड्रिलेटरल होता है वही एक बन पाएगा 4 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से, जो क्या नहीं होंगे, लीनियर नहीं होंगे। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को कितने दिन में कर सकती है, 6 दिन में। ठीक है, 5 पुरुष यानी 5 मैन प्लस 6 वुमेन, तो मैं डब्ल्यू मान लेता हूँ, ये कितने दिन में कर सकते हैं, 6 डेज में। ठीक है, ये टोटल वर्क को मैं इक्वल कर रहा हूँ। आगे क्या बोला है, जबकि 3 पुरुष यानी 3 मैन और 5 वुमेन, ये कितने दिन में कर सकते हैं, 9 डेज में, तो इंटू 9। यहाँ से इक्वल करेंगे तो देखो सबसे पहले तो कुछ कट रहा है तो उसको काट लेते हैं। 3 से ये 2 टाइम कट जाएगा, 3 से ये 3 टाइम कट जाएगा। तो देखो मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ तो 10m आएगा और इधर 9m आएगा, तो इसको मैं इधर लाऊंगा तो m बचेगा। ठीक है, थोड़े बहुत स्टेप आपको कम करने होंगे, कैलकुलेशन इसीलिए फास्ट हो पाएगी। और 3 × 5 इधर 15W आएगा और इधर 6 दूनी 12W आएगा, तो 15 - 12 मतलब 3W। तो यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो निकल जाएगा नहीं, चलिए कितना गया 3:1। ठीक है, अगर आप मैं पूछूं कि टोटल वर्क क्या था, तो टोटल वर्क तो यहाँ से इजीली हम निकाल सकते हैं क्योंकि मैन और वुमेन की एफिशिएंसी आ चुकी है। तो किसी भी एक इक्वेशन से निकाल लो, मान लो पहले से ही निकाल रहा हूँ, 5 × m, तो कितना हो जाएगा, मैन की एफिशिएंसी 3 है तो 15 प्लस वुमेन की 1 है और 6 वुमेन की कितनी हो जाएगी 6, और ये कितने डेज में कर रहे थे 6 दिन में, तो 15 और 6 21, 21 गुणा कितना आ गया 6। ऐसे ही रहने देते हैं इसको। अभी पूछा क्या है, ठीक है, वैसे आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो फिर ये कटेगा नहीं, तो इसको आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ये कितना आ जाएगा, 15 और 6 21 गुणा 6 यानी 126। ठीक है, ये 126 हो गया। बोला क्या है कि 3 मेल यानी 3 पुरुष और 2 महिलाएं कितने दिन में करेंगी, तो टोटल तो 126 काम है। करेगा कौन, 3 पुरुष। एक पुरुष की एफिशिएंसी 3 है तो 3 की कितनी हो जाएगी 9। ठीक है, 3 × 9 प्लस, अगर 2 वुमेन है, एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 2 की 2 तो 2, ये तो ये हो जाएगा 126/11। तो ये कितने टाइम कटेगा, 11 एकम 11, और यहाँ पे कितना बचा है फिर, एक 16, 11 एकम 11 और 5 ये, तो 11 सही 5/11 डेज लगेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सेकंड है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना यहाँ पे ये एज से रिलेटेड है। बोल रहा है 14 वर्ष पहले एक पिता और उसके पुत्र की आयु 3 गुनी थी। ठीक है, देखो जो लास्ट वीडियो था ना उसमें भी अगर आपने देखा होगा तो ऐसा ही एक क्वेश्चन आया था, फादर और किसकी सन का दे रखा है 14 ईयर अगो उनकी जो रेशियो था वो क्या था, उसके पुत्र की आयु 3 गुना थी, यानी सन की अगर 1 रही होगी तो इसकी कितनी रही होगी 3 रही होगी, लेकिन ये 14 साल पहले की है। वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी है, और वर्तमान में जो उसकी आयु है पुत्र की डबल है, यानी इसकी 1 है तो इसकी 2 है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से। और आपने आई थिंक लास्ट वीडियो में आया था क्या ये मेथड, पता नहीं है, मेरे को ध्यान नहीं है, पर सिलेक्शन पोस्ट में तो काफी ऐसे चैप्टर्स में मैंने आपको ये बताया था। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता भी देता हूँ कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है। सबसे पहले ये देखो, मान लो ये अपना क्या है वर्तमान है, ये अपना प्रेजेंट है। प्रेजेंट से हम कितने साल पहले गए, 14 साल पहले, तो -14 लिख दो। ठीक है, और फिर क्या बोल रहा है, और
वर्तमान की बात थी ना, वर्तमान में इतनी, यानी प्रेजेंट से वर्तमान में आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तो टोटल जो टाइम है वो 14 ईयर की बात हो रही है, लेकिन अगर ऐसे होता, इन केस ऐसे होता कि वर्तमान से भी मान लो 5 साल आगे चले गए, तो टोटल टाइम कितना हो जाता फिर, टाइम पीरियड 14 तो ये और 5 ये 19 हो जाता। लेकिन इस केस में तो एक्चुअली सिर्फ हम जो पास्ट से यहाँ पे प्रेजेंट पे आ रहे हैं, तो 14 ईयर का टोटल टाइम है, तो जितना टाइम आता है ना उसको यहाँ पे लिखो, ठीक है। अब अपन को क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लगाना है, इसको इसका क्रॉस करना है, इसका इसका क्रॉस करना है, और उसका लेना है डिफरेंस, यानी 3 गुणा 1 3 और 2 गुणा 1 2। तो 3 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 1। डिफरेंस पॉजिटिव ही लेना होता है हमेशा। इसकी वैल्यू क्या होगी, फिर ऐसे ही इन दोनों का जो क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस, यानी 2 गुणा 14 28 और 1 गुणा 14 14, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूँ थोड़ा प्रॉपर, 28 माइनस 14 बराबर 14। जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा उनको तो प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ऐसे एक यूनिट की वैल्यू 14 आ गई, और इस जो एक की वैल्यू 14 आ गई ना, तो इससे जो पहला वाला रेशियो है ना, ये वाला, इसके करस्पॉन्डिंग जितनी भी वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक की जब हमारे पास 14 आ गई, तो पूछा क्या है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, ठीक है। देखो यहाँ पे जिसका भी हमको निकालना होता है ना, जिस रेशियो से रिलेटेड वैल्यू निकालनी हो, तो उसको पहले लिखना होता है। यहाँ पे वैसे वर्तमान की पूछी थी, तो ये रेशियो को ऊपर लिखना था और इसको नीचे लिखना था, ठीक है। अगर अभी हमने नहीं लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। एक की वैल्यू 14 है, तो ये 42 साल का था पहले, और ये कितने साल का था, 14 साल का था, ठीक है। ये तो 14 साल पहले की आ गई। अगर मैं प्रेजेंट में पूछूं तो प्रेजेंट में क्या होगी, फादर की, ठीक है। फादर की अगर मैं बात करूं तो 42 साल का तो अभी है कि नहीं, और 14 और हो जाएगी वर्तमान में। ऐसे सन की कितनी हो जाएगी, 14 साल का तो अभी है, और 14 साल पहले की बात कर रहा है, यानी 14 ये 28। पूछा क्या है, दोनों का सम निकालना है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, और 4 और 1 5 56, तो ये और 28 ये कितना आ जाएगा, 6 और 8 14, सिलाई 1 5 2 7 84 साल आ गया। 84 है ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा था कि जिस रेशियो की वैल्यू आपको निकालनी है उसको आप ऊपर लिखो, तो उस वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ, आपका जिससे संतुष्टि भी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कर लेते हैं। चलो देखो क्या था पहले, देखो जिस रेशियो की वैल्यू निकालनी होता है ना उसको आप पहले लिख सकते हो। जैसे कि हमें वर्तमान वाला निकालना था, और वर्तमान वाला कौन सा था, ये वाला रेशियो था, तो इसको पहले लिखूंगा मैं, यानी 2:1, ठीक है। और जो दूसरा रेशियो था वो कितना था, 3:1 था ना, ये 3:1 हो गया। और ये कितने, 14 साल की कहानी थी, यानी 14 14। तो वही प्रोसेस तो सेम ही लगाएंगे हम, 2 गुणा 1 2 और 3 गुणा 1 3। तो 3 माइनस 2 1 यूनिट, इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे। अब देखो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 14 तो 42, और 42 और ये 14, यानी 42 माइनस 14, तो ये कितना आ गया, 12 में से 4 गए तो 8, वैसे भी बेसिकली 28 आ जाएगा ये। तो एक यूनिट की वैल्यू अब 28 हो गई, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्तमान में इसकी आयु क्या होगी, तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 2 रेशियो इसकी है, 3 रेशियो इसकी है, हमें सम पूछा है, तो 3 रेशियो की वैल्यू निकालनी है। तो जब एक की वैल्यू 28 है, तो 28 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 60 और 24 84 हो जाएगा, ठीक है। तो 84 ईयर आ जाएगा। अलग अलग निकालना चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो। 2 की वैल्यू 56 आ जाएगी यहाँ पे, और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 आ जाएगी। 56 प्लस 28 करोगे तो भी 84 आएगी, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना मैंने कुछ इसमें बताया है वो सारे कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ना क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ये काफी सारे टॉपिक में लगता है। अगर आप रेगुलर वीडियो देख रहे होंगे तो अब मैंने कई सवालों में आपको ये लगा के बताया भी होगा। नेक्स्ट और टॉपिक में लगेगा, जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको पता बता दूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 से विभाज्य। आपको पता है 4 और 8 के डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। 4 के लिए तो जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो डिवाइड होने चाहिए, ठीक है। 4 से तो नंबर 4 से डिविजिबल हो गए, और 8 के लिए क्या है, लास्ट के जो 3 डिजिट है वो डिवाइड होने चाहिए। तो 4 और 8 दोनों से चेक करना है। तो देखो अगर मैं 42 को चेक करूँ तो 4 ही नहीं है, तो 8 से तो कहाँ से होगा, ये नहीं हो पाएगा। यहाँ पे भी 42 है, ये 4 से ही नहीं है, तो 8 से तो हो ही नहीं पाएगा। और 82 में भी देखो 4 से ही नहीं है ये, तो फिर अपना 8 से तो कहाँ से हो पाएगा, तो ये नहीं है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शंस को चेक करने की जरूरत ही नहीं है जब अपने 3 ऑप्शन गलत हो गए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यहाँ पे बोला गया कि 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 है। इसके रूट्स की जो नेचर है वो अपन को निकालना है। तो सबसे पहले तो इसके रूट्स निकालते हैं, 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा। देखो यहाँ पे क्या करते हैं अपन, इन दोनों का मल्टीप्लाई, देखो मल्टीप्लाई करने पर ऐसा नंबर आना चाहिए कि 3 गुणा 5 माइनस 15 आना चाहिए, और जब इनको माइनस किया जाता है तो कितना आता है, 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे क्या फैक्टर है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आप 15 आ जाएगा, और जब उनको माइनस करोगे तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बताओ ऐसे क्या फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है। वैसे देखो यहाँ से एग्जैक्ट रूट तो नहीं निकल पाएंगे, तो फिर हम काम करते हैं, इस चीज को हम नहीं लगाएंगे। हम अपना जो रूट्स का नेचर किससे निकालते हैं, आपने एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है, ये आपने पढ़ा होगा ना, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। जिसमें सिर्फ अपन को अगर रूट का नेचर निकालना है तो सिर्फ जो ये वाली वैल्यू होती है, इसको अपन शायद डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर कुछ बोलते हैं हिंदी में, इसका आप नेचर देख लो, क्योंकि जो रूट है वो तो, जो आपके रूट का जो नेचर है वो सिर्फ इसी पे तो डिपेंड करेगा कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, बाकी चीज तो सारी कांस्टेंट है। ठीक है, तो सिर्फ आप इसकी वैल्यू निकाल के देख लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये जीरो से बड़ा आया तो रूट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अगर ये इक्वल आया जीरो के तो फिर रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर यही जीरो आ गया तो रूट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है अपना, नेगेटिव आया, ठीक है, तो रूट्स क्या होंगे, फिर इमेजिनरी होंगे उस केस में, क्योंकि इसमें माइनस में अंडर रूट आता है तो वो फिर आयोटा में चले जाता है। ठीक है, अब आयोटा वगैरह क्या है वो सब तो आपने 11th में, अगर आपके पास मैथ बैकग्राउंड था तो आपको पता होगा। वैसे मैं बता देता हूँ, जो -1 होता है ना, उसका जो अंडर रूट होता है वो आयोटा ही होता है। ठीक है, हालांकि ये सब इन्फॉर्मेशन की आपको जरूरत नहीं है, मे भी फिजिक्स वगैरह में पड़ जाए। तो अपन निकाल के देखते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी की वैल्यू तो अपने पास कितनी है यहाँ पे, 6 है। और ए की अगर मैं बात करूँ तो 3 है, और सी की मैं बात करूँ तो कितना है, -5 है। तो बी का स्क्वायर यानी 36। ठीक है, -4a, ए मतलब कितना है 3, और सी मतलब क्या है -5। तो आप देख पा रहे हो ये 36 है, और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएंगे, यानी वैल्यू कितनी भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन होंगे क्या अपने, ग्रेटर देन जीरो होंगे। तो इसके क्या हो गए, जो रूट है, ठीक है, जो मूल है वो क्या होंगे, रियल होंगे, वास्तविक होंगे। और इसके साथ साथ ही क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्योंकि जब इक्वल होता तो बी स्क्वायर माइनस 4 से जीरो के बराबर आता, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है, मूल वास्तविक है और असमान है, ऑप्शन नंबर 3 ही अपना हो जाएगा। इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। यहाँ पे बोल रहा है दी गए आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है, यानी अपन को मीडियन फाइंड करनी है। अब आपको पता है मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, जो डेटा होता है पहले तो उसको असेंडिंग ऑर्डर पे लिखते हैं, आरोही क्रम में, फिर मिड टर्म देखते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूँ कि टोटल टर्म कितनी होंगी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल अपने ये पास 10 टर्म है। 10 टर्म है तो मैं कह सकता हूँ मीडियन कौन सी होगी अपनी, 4 टर्म तो अपन को इधर छोड़नी पड़ेंगी, 4 टर्म इधर छोड़नी पड़ेंगी। क्योंकि जब अगर अपना ये ऑड होता तो मिड टर्म एक ही आते, लेकिन जब 10 टर्म है यानी इवन है तो मिड टर्म 2 आएंगे। ठीक है, आपने डायरेक्ट पढ़ा भी होगा, 10 है तो क्या होता है, 10 में 2 से डिवाइड कर दो तो 5वीं और छठी हो जाएंगी। ठीक है, उसी चीज को आप बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग से भी समझ सकते हो कि टोटल अपने पास 10 नंबर हैं, तो 4 तो अपन को लेफ्ट साइड से छोड़ने पड़ेंगे, 4 ही राइट साइड से छोड़ने पड़ेंगे, तो फिर 5 और छठा 2 नंबर आएंगे, वो अपने मिड हो पाएंगे। अब जो 2 नंबर है तो अपन को एवरेज लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखना होगा कि वो नंबर होगा कौन सा। तो देखो सबसे पहला नंबर इसमें कौन सा होगा, अगर आप देख पा रहे हैं तो सबसे छोटा नंबर मेरे को 11 नजर आ रहा है, तो ये तो पहला हो जाएगा। अगर मैं दूसरे की बात करूँ तो 11 के बाद सबसे छोटा मेरे को 15 नजर आ रहा है, ये दूसरा हो जाएगा। और ये 16 है, ये तीसरा हो जाएगा। और चौथा कौन सा हो जाएगा, फिर 17। अब पांचवा कौन सा होगा, देखो 17 के बाद 33 है, 33 से छोटा अपने पास 18 भी है, तो ये पांचवा हो जाएगा। ये पांचवा हो गया, छठा और चाहिए, तो यहाँ पे 22 है, 22 से छोटा भी कोई और है क्या, नहीं है, ये अपने पास छठा हो गया। तो जो मीडियन है वो तो क्या हो जाएगी, पांचवे और छठे नंबर का एवरेज हो जाएगी। ठीक है, उसको असेंडिंग ऑर्डर में हमने जमाया नहीं, बस डायरेक्ट ही देख लिया, क्योंकि उसको लिखने में भी तो टाइम जाता। तो पांचवे टर्म अपने पास 18 है, और छठे टर्म अपने पास 22 है बटे 2। तो 22 18 कितने हो गए, 22 और 8 30 10 40, 40 बटे 2 20। ठीक है, तो 20 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सवाल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। यहाँ पे बोला गया कि साधारण ब्याज पर निवेशित एक धनराशि है, 2 ईयर में इतनी हो गई। ठीक है, देखो कोई साधारण ब्याज पर निवेशित धनराशि है, वो 2 साल में इतनी हो गई और 5 साल में इतनी हो गई। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 साल ये और 5 साल ये, जो 3 ईयर का जो SI है वो कितना आएगा, ये आ जाएगा अपना 2000। और इसमें से हम माइनस करेंगे 1250, तो उसका कितना आ गया, 750 आ गया। और आपको पता है SI सिंपल इंटरेस्ट के केस में SI तो हर साल सेम होता है, यानी अगर मेरे को 1 साल का SI निकालना हो तो कितना आ जाएगा, 750 बटे 3, जो कि कितना आ जाएगा, 250। लेकिन देखो अब हमें प्रिंसिपल चाहिए होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि रेट क्या है, तो रेट के लिए तो प्रिंसिपल चाहिए। तो यहाँ से क्या 2 साल का मैं SI निकाल लूँ, 2 साल का SI निकालूंगा तो 500 रुपये आ जाएगा। ठीक है, और जबकि आपको ये पता है 2 ईयर के अमाउंट में से अगर मैं 2 ईयर का SI घटा दूं तो मेरे पास प्रिंसिपल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर 2 साल के जो अमाउंट आया है उसमें से 2 साल का ब्याज घटा दो तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, मूलधन आ जाएगा। तो 2 साल का जो अमाउंट है वो तो 1250 है, जिसमें से अपन 500 रुपये ब्याज घटा रहे हैं, तो 750 क्या आ गया अपने पास, प्रिंसिपल आ गया ये। ठीक है, तो अगर मेरे को रेट निकालनी है तो 1 साल का SI कितना था, 250, कितने रुपए पर, 750 रुपये पर। तो आपको पता है 250 बटे 750 कितना होता है, 1/3, और 1/3 को परसेंटेज में लिखूंगा तो 33.33% आ जाएगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर 2 अपने पास है। ठीक है, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। बोला है कि जो 2 त्रियक रेखाएं 3 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती हैं, 3 पैरेलल लाइन है अपनी। ठीक है, जिनको 2 त्रियक रेखाएं इस तरीके से काट रही है,
तो क्या बोला है, पहली त्रियक रेखा द्वारा निर्मित अंतः खंडों का अनुपात 3:4। अब देखो ये सारी लाइन पैरेलल है अपनी, अगर L1 L2 L3 ये तीनों लाइन पैरेलल है तो फिर आप कितनी भी त्रियक रेखा खींच दो जिनका अनुपात है बाद में भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ भी 3:4 था तो यहाँ भी 3:4 होगा, ठीक है, सेम ही रहेगा रेशो, इसमें तो बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जब तीनों लाइन पैरेलल है तो कितने भी आप त्रियक रेखा खींच सकते हो। ठीक है, ये तो सिंपल हो जाएगा, अपना सेम ही रेशो रहेगा, पैरेलल के केस में बदलेगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 36। ठीक है, ये एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन लग रहा है। बोला एक पाठ्य पुस्तक में टोटल 892 पेज है, जिसमें से क्या हो रहा है, इसको दो पार्ट्स में हमने बांटा है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। ठीक है, काफी लोग इसको मानेंगे, इसको x माना, इसको x माइनस 52 माना। ठीक है, तो ये सब फालतू की चीजें करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो हमसे क्या बोला गया है, पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग से 52 कम है। इसका मतलब है कि जो इसको दो पार्ट में हमने बांटा, फर्स्ट और सेकंड में, पहले भाग में 52 ज्यादा होंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको किस तरीके से बांट रहे हैं, इसको 52 तो हमने पहले ही दे दिया है फर्स्ट भाग को। ठीक है, तो जब 892 में से हमने 52 तो दे दिया, क्योंकि 52 क्या था, एक पहले वाले भाग में ज्यादा थी, तो ये कितना बचा इसमें से 0, 9 माइनस 5 4, और ये तो 8 ही रह जाएगा। यानी टोटल 892 थे जिसमें से 52 दे दिया, तो अपने पास कितना बचा 840। अब इसको आधा आधा करके बांट देंगे, यानी ये कितना हो जाएगा 42। 420 तो ये हो जाएगा अपना, 420 ये हो जाएगा। ठीक है, बंटवारा इसी तरीके से तो करते हैं, जिसको ज्यादा देना होता है उसको पहले दे दो, बाकी को बांट दो। तो बोले दूसरे भाग में कितने पृष्ठ थे, तो दूसरे भाग में 420 हो जाएंगे, और पहले भाग में पूछेगा तो ये हो जाएंगे अपने। ठीक है, लेकिन हमसे सेकंड वाले में पूछा गया है तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी दो चीजों को ऐसे बांटना हो ना, तो जिसको अगर कम ले रहा है तो कम उसको पहले ही दे दो, ज्यादा ले रहा है तो ज्यादा पहले दे दो, फिर बच्चे उसको हाफ हाफ में बांट दो। ठीक है, सिंपल सा है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ट्रिग्नोमेट्री से, बोला कि साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 और कॉस स्क्वायर 33 प्लस कॉस स्क्वायर 57, इसका मान निकालना है। अच्छा, रेशो निकालना है ना। देखो ये साइन स्क्वायर 22 है, चलो मैं लिख ही देता हूँ, ये अपना साइन स्क्वायर 22 डिग्री है। ये साइन स्क्वायर 68 है, साइन स्क्वायर 68 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर 22 लिख सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है अगर एंगल सेम हो तो। ठीक है, तो अब देखो ये जो साइन 68 है, 68 और 22 कितने होते हैं, 90 होते हैं, क्योंकि 68 में 22 जोड़ोगे तो 90, तो साइन 68 को कॉस 22 भी तो लिख सकता हूँ। इसका रेशियो किससे निकालना है, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर 33 है, और इसी तरीके से यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम, जो ये कॉस स्क्वायर 57 है इसको मैं साइन स्क्वायर 33 लिख सकता हूँ, क्योंकि 55 प्लस 37 भी 90 हो रहे हैं, तो रेशियो कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो 1:1 इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना डीआई का है। देखो यहाँ पे बोला गया है कि ये दो अपने एक टेबल दी गई है, जिसमें क्या बोला है, परीक्षा 1 2 3 यानी 3 टेस्ट हुए हैं, और 3 अपने पास कैंडिडेट हैं एबीसी, उनके द्वारा प्राप्त अंकों को यहाँ पे दर्शाया गया है। इस तरीके से है, टेस्ट 1 है जिसमें ये 45 35 40 इस तरीके से लिखे गए हैं। ठीक है, और ये ए है अपना, ये बी है और ये सी है। पूछा क्या है उसको देखते हैं। यहाँ पे बोला है यदि परीक्षा 1 2, ठीक है, यहाँ पे आई थिंक अब आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ कि दोनों चीजें आपको एक साथ तो दिख रही है ना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बोला है परीक्षा 1 2 और 3 में दोनों के लिए जो पूर्णांक है वो 80 है। ठीक है, ये तो मैंने लिख ही दिया है कि 1 और 2 के लिए तो जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 80 है, और थर्ड के लिए जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 100 है। अब पूछा क्या है हमसे, बोल रहे हैं कि सभी तीनों परीक्षाओं के जो प्रदर्शन है, परफॉर्मेंस को देखते हुए ए ने सी से कितना अंक अधिक प्राप्त किए, प्रतिशत अंक। ठीक है, तो ए और सी के प्रतिशत अंक निकाल लो, उनमें इनका डिफरेंस पूछा है। तो ए देखो कितना लाया है, अगर मैं ए की बात करूं तो देखो 7 और 5 12, 12 और 4 16, और 5 और 5 10, और 170 लाया है। कितने में से, ये हो जाएगा 8 और 8 16 और 10 26, 260 में से। ठीक है, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई माइनस, ऐसे सी का निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा 40 और 45, मतलब 40 पहले अपन जो 10th के मल्टीपल में चीजों को जोड़ लेते हैं, जैसे कि 40 और 40 80, 80 और 60 कितना हो जाएगा 140, और 5 और 5 10, और 150 हो जाएगा। ये भी कितने में से आए हैं 260 में से, मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो चाहो तो यहाँ से आप चीजें कॉमन ले सकते हो। कॉमन क्या आ जाएगा अपना 100/260, ये तो दोनों से कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 170 और यहाँ पे 150। जब इनको सॉल्व करेंगे तो 20 आ जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 0 से तो 0 कट गया, और 2 से ये 13 टाइम कट जाएगा, तो ये कितना आएगा 100/13, और 13 7 91 होता है, यानी 7 पॉइंट कुछ आना चाहिए। अब ऑप्शन देखते हैं अपन क्या क्या है अपने पास। देखो ये तीनों ऑप्शन 7 पॉइंट करके नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन अपना 7 पॉइंट करके है, तो 7.69 है। ये हमने सॉल्व नहीं किया है, ऑप्शन से ये वैल्यू उठाई है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था। देखो कभी कभी कैलकुलेशन आप पूरी करने की जरूरत नहीं होती, ऑप्शंस पे आप नजर डाला करो एक बार, फिर देखो कि अगर ऑप्शन की हेल्प नहीं होती है तो फिर हमें सॉल्व करना होता है, पर जनरली ऐसे काफी कम होता है कि आप ऑप्शन वगैरह आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 43, बोल रहा है ए और बी की जो ए की आयु है वो बी से डबल है और बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। ठीक है, देखो चाहो तो आप इसको नॉर्मल रेशियो से बना सकते हो। जो तीन जब अपने पास रेशियो होते हैं तो उनको मर्ज करना आसान होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो एक प्रॉपर मेथड है उसी से हम कर लेते हैं, जिससे तीन हो चाहे चार, जितने भी रेशियो उनको मर्ज कर सकते हैं। ए की आयु 20 की आयु से दुगनी है, यानी अगर बी की आयु 1 है तो ए की डबल होगी। ठीक है, आगे बोल रहे हैं जो बी की एज है वो सी का 1/3 है, तो बी और सी का निकाल लेते हैं। सी का 1/3 है, अगर सी की 3 हुई तो बी की कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे हम ए बी सी का। तो आपको अब तो बहुत पता ही होगा, इतने सारे वीडियोज में मैंने बताया कि ये रेशियो कैसे निकालते हैं। ए देखो सिर्फ यहीं पे है तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 2। फिर बी देखो सबसे पहले यहाँ पे है फिर यहाँ पे है, तो जैसे जैसे पोजीशन है वैसे वैसे मल्टीप्लाई कर दो 1 × 1। सी सिर्फ अपना यहीं पे और ऊपर इस लाइन में, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो 1 × 3 3, ये आ जाएगा। बोला एबीसी की जो आयु का जो योगफल है वो 42 है, यानी 3 और 2 5 और 1 6 रेशो, इस 6 रेशो की वैल्यू 42 है, यानी कितने गुना है 7 गुना है। पूछ रहा है ए और बी की आयु का योगफल, ए और बी की आयु का योगफल मतलब 3 की वैल्यू चाहिए हमें। आपको पता है जब 6 का 42 है, मतलब ऐसे भी समझ लो कि 6 का 42 है, डायरेक्ट 7 गुना छोड़ो, 3 का निकालना है तो आधा ही तो करना है, तो 21 ईयर हो जाएगा। तो 21 ईयर इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन वापस अपना एक डीआई का है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि पी क्यू आर एस टी है 5 नामक 5 सेल्स पर्सनों के द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों का नंबर को दर्शा रहा है। इस तरीके से है अपना ये पी क्यू आर एस टी और ये बीमा पॉलिसियों की संख्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ये 128 है। इस तरीके से पूछा क्या है उस पर फोकस करते हैं। बोले सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियों में से जो क्यू का हिस्सा क्या है परसेंटेज में। ओके, क्यू का हिस्सा निकालना है, यानी क्यू का हिस्सा तो 165 ही रहेगा। कितने में से, ये टोटल टोटल देखो कितना है अपना, 1 और 6 7 7 5 12, 12 और 8 20 का जीरो, 2 ऐसे लाएगी, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 3 8, 8 से 14, 14 और 2 16, 1 ऐसे लाई, 1 और 1 2, 2 और 1 3 4 5 6, 6 आएगा। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो यहाँ से देखो ये 0 से 0 चले जाएगा और 11 कम 11, देखो ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11 बचे 1, 11 पंजे 55 और 11 से ये 6 टाइम कट जाएगा और 3 से कट जाएगा ये, चाहे आप ऐसे लिख लो कि ये आ जाएगा 150/6। ठीक है, जिसको 2 3 से और काट सकते हैं तो ये कितना आ जाएगा अपना 50 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे तो 2। 1 मिनट, क्या कर दिया यार। ठीक है, ये इतना ही आया था ना अपना 150/6। देखो इसको 3 से मैं काटूंगा तो कितना टाइम जाएगा 50 टाइम, और 3 से काटूंगा तो 2 टाइम। बेसिकली कितना हो जाएगा अपना ये 25 आ जाएगा, 25%। ठीक है, 25% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 2 हो जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन थी इसमें, तो ज्यादा कुछ था नहीं ऐसा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना। बोले एक वस्तु है जिसको 1920 रुपए में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित लाभ है, उस वस्तु को 1500 रुपए में बेचने पर वही हानि के बराबर है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 लोग थे अपने, पहले तो जेम्स है और एक कौन है, जेम्स के बारे में बात हो रही है। इसको इसने 1920 रुपए में बेचा। ठीक है, देखो इस सवाल, ये एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। अगर आपने पहले पढ़ा होगा तो ऐसा सवाल हमने करवाया जरूर है। देखो पहले क्या हुआ, इसने 1920 रुपए में बेचा इसको, तो क्या हुआ कि कुछ प्रॉफिट हुआ। ठीक है, कुछ भी प्रॉफिट होगा, यानी इसको मैं पी से लिख देता हूँ, प्रॉफिट का ये केस है। और फिर बाद में क्या हुआ, जब 1500 में इसको बेचा तो कुछ लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो ये लॉस वाला केस है। अब आगे क्या बोला है, यदि वह 10% लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे इस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए। ठीक है, देखो मान लो कि 1920 में इसने जब बेचा तो इसको कुछ लाभ हुआ होगा, तो अगर जैसे मैं सीपी निकालना चाहूँ, हालांकि मैं आपको इसको डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन जिन लोगों को नहीं समझ आएगा तो मैं पहले प्रॉपर तरीके से बताता हूँ। 1920 में बेचा था तो कुछ प्रॉफिट था, यानी सीपी अगर मैं निकालना चाहूँ तो 1920 में से मैं मान लेता हूँ कि एक्स का प्रॉफिट था। अब दूसरे केस में क्या हो रहा है, जब इसको 1500 में बेच रहे हैं हम, तो कुछ क्या हो रहा है अपने पास, लॉस हो रहा है। ठीक है, तो अब चूंकि लॉस हो रहा है, इसका मतलब है जो लॉस हो रहा है तो सीपी निकालने के लिए इसमें ये प्रॉफिट जोड़ना पड़ेगा। और ये भी बोला था कि जितना प्रॉफिट हुआ उतना ही लॉस हुआ है। तो यहाँ से जो ये एक्स इधर आएगा तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 और 5 24 और 10 34, 3420 हो जाएगा, यानी एक्स की अगर मैं बात करूँ तो 1710 हो जाएगा। ठीक है, एक्स क्या है अपना, एक सेकेंड, ठीक तो किया ना अपन ने, 1920 में पे एक्स का प्रॉफिट और 2x की वैल्यू, हाँ वही तो सोच रहा हूँ, इतना बड़ा कैसे आ गया। थोड़ी सी देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी हमने। यहाँ पे ये x इधर आएगा 2x हो जाएगा, ये 1900 में से 1500 माइनस होगा तो ये कितना आ जाएगा 420। तो जो x है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 दूनी 4, 210।
यानी आप सीपी निकाल सकते हो किसी भी एक कंडीशन से। अगर आप पहली कंडीशन से निकालना चाहो तो पहले से, दूसरी से निकालना चाहो तो दूसरी से। तो सीपी कितना आ जाएगा, जब 1500 था और इसमें लॉस हो रहा था कितने का, एक्स का, एक्स की वैल्यू 210 आई है, जो सीपी है वो 1710 हो गया। ठीक है, अब बोला कि 10% प्रॉफिट को और बेचना चाहता है, यानी इसका 10% कितना होगा, 171 और होएगा, तो कितने में बेचेगा, 1710 में 171 और जोड़ दो तो 1 8, और ये 8 1 1881 में इसको बेच देगा। ठीक है, इसी चीज को हम ऐसे कर सकते थे, देखो ये इसमें कुछ प्रॉफिट हुआ, इसमें कुछ लॉस हुआ, तो ओवरऑल कितने का कहानी हुई, अगर मैं गैप देखूं तो 420 का है। अब ये 420 में क्या हो रहा है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही लॉस है, यानी ये 1:1 में बांटना है इसको। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 210, तो यहाँ भी एक यूनिट की वैल्यू 210 आ जाएगी, यहाँ भी एक यूनिट की वैल्यू 210 आ जाएगी। जिससे चाहो उससे सीपी निकाल लो। जैसे लॉस वाली कंडीशन से सीपी निकालते तो क्या होता, जितने में बेचा है उतना और जितने का लॉस हुआ है 210 का, तो यहाँ से आप सिंपली निकाल सकते थे कि 1710 अपना सीपी आता। ठीक है, देखो ये जो मेथड है ये यही वाला है, वेरिएबल मानने वाला है, इसमें कुछ अलग नहीं है, अगर आप देख पा रहे होगे तो। बस ये है कि इस चीज को हम ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये और कब हेल्पफुल हो सकता है, जरूरी नहीं है रेशो 1:1 हो, कुछ और दे देगा आपको कि इसको 3 गुना प्रॉफिट हुआ है, इसको 1 गुना हुआ है, तो जितना भी रेशो दिया उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस तरीके से चीजों को कर सकते हो। हालांकि ये जो बेसिक का ही सॉल्व करने का एक शॉर्ट तरीका है, जो मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। ठीक है, जिस भी तरीके से आपको अच्छा लगता है आप समझ सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि 0.4 और 24 पे बार है, इसको सॉल्व करना है, यानी पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, जहाँ पी और क्यू दोनों इंटीजर है। तो देखो बार हटाना तो आपको आता ही होगा, पूरा नंबर लिखो, उसमें से माइनस करो जितने पे बार नहीं है, 4 डिवाइड बाई जितने पे बार है उतने 9 लिखो, जितने पे बार नहीं है उतना 0 लिखो। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है जो आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। ये तो 420 हो जाएगा, ये 990 हो जाएगा, और 0 से तो 0 भी कट गया, 3 से और कट रहा है, ये 14 टाइम, और 3 से ही कट जाएगा डबल 3 टाइम, तो 14/33 आएगा, जो कि ऑप्शन थर्ड है। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन है उनको मैं फटाफट कर रहा हूँ। ठीक है, देखो वैसे तो ये क्वेश्चन रीजनिंग का ही है, पर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग दोनों तो अपन को करना ही है। 3 4 1 3 5 2 7 8, ठीक है, ये एक नंबर है जिसमें से क्या बोल रहे हैं, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, यानी जो ऑड नंबर है उसमें हम +2 कर रहे हैं, और जो प्रत्येक इवन नंबर है उसमें से 1 घटा रहे हैं। ठीक है, पहले देखते हैं कि नंबर क्या आएगा जब ये हम इस पे अप्लाई करेंगे। तो ऑड में 2 जोड़ना है 5, इवन में से 1 घटाना है 4, 2 जोड़ना है, और ऑड में भी यहाँ पे 2 जोड़ना है 5, 2 जोड़ना है 7, और 1 घटाना है 1, इसमें 2 जोड़ेंगे 9, और इसमें से 1 घटाएंगे तो 7। ये अपना नंबर आ गया है। बोले क्या है, तो बाएं से तीसरा यानी ये रहा, और दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा ये रहा, इन दोनों का योग निकालना है, तो 3 + 1 का सम कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, वैसे ये जो क्वेश्चन है ना, ये रीजनिंग सेक्शन का, ये देखा जाए तो ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं, पर चलो हमने कर लिया है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पिछले वर्ष जो रंजन का मासिक वेतन है वो 34,500 था, और अभी कितना है, 38,640 है। 34,500 पहले था, 38,640 अभी हो रहा है, और पिछले वर्ष मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष कितनी वृद्धि हुई ये पूछा है। देखो एक 0 से तो 0 काट देंगे, 3450 से कोई चीज 3864 होगी, तो कितना बढ़ा, 4 - 0 4, 6 - 5 1, 8 - 4, तो कितना हो जाएगा, 4, यानी 414 बढ़ा है। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीमेंट की बात करूँ तो 414 बढ़ा है, किसका, ये 3450 होगा, क्योंकि 0 तो काट दिया ना, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। एक 0 से एक 0 चले जाएगा, 5 से 2 टाइम चले जाएगा, और 5 से इसको काटूंगा तो 5 6 की 30 बचे 4, 5 9 45, 13 से ये कट रहा है, और 13 3 39 बचेंगे, तो अपने पास 2 नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 816 डिवाइड बाई 69। ठीक है, देखो अगर इसका 10 टाइम करते हैं हम तो कितना हो रहा है, 690, और ऑप्शन से उठा लो, देखो 20 के आसपास तो जाएगा नहीं। अगर इसका 15 टाइम भी करता तो मैं 1000 के आसपास जाएगा, तो 15 नहीं जाएगा, या तो 13 होगा या 12 होगा, आप करके देख लो। अगर 69 गुणा 12 में करता हूँ तो 12 9 में 108, 10 असील, और 12 6 72, और 10 82, 828 आ रहा है, और ये 816 है। ठीक है, तो अप्रोक्स तो अपना यही होगा ना 12%, क्योंकि जब 12% कर रहे हैं तब भी 828 जा रहा है, जबकि हमारे पास 816 ही है, तो 13 तो फिर होना ही नहीं है, 12 में भी थोड़ा सा कम है, तो अप्रोक्स में क्या हो जाएगा, 12% हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। बोला गया जो 36 संख्याएं हैं जिनका जो एवरेज है वो 42 है, बाद में ये पता चला कि एक संख्या 47 है जिसको चूक बस 41 पढ़ा गया। ठीक है, पहले 36 का नंबर एवरेज 42 था, अब हुआ क्या, एक नंबर 47 था जिसको 41 पढ़ लिया, यानी कितना कम पढ़ लिया, अगर मैं आपसे पूछूं तो 6 कम पढ़ लिया गया। तो जब ओरिजिनल एवरेज निकालना होगा तो क्या होगा, एवरेज बढ़ेगा थोड़ा सा, कितना बढ़ेगा, देखो 42 तो पहले ही था, सब में कितनी वृद्धि हो गई, 6 की लिखनी कितने नंबर पर हुई है, 36 पर, तो 6/36 और हो जाएगा, यानी 42 प्लस ये कितना होता है, 1/6, और 1/6 कितना होता है अपना, 16 से ही 2/3% होता है, अगर आपको पता है।
ठीक है, तो 42.1617 के आसपास आएगा, तो 42.17 हो जाएगा ये। तो ये तो पता था कि 42 पॉइंट कुछ होगा, और 83 तक तो जा ही नहीं रहे थे हम, तो ऑप्शन नंबर पहला है वही सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आप डिवाइड करके देख सकते हो 1/6 को, पर आपको पता होना चाहिए 16 से 2/3 1/6 होता है, तो 16.66% होता है 1/6 जब आप सॉल्व करोगे, तो अप्रोक्स में क्या है 16.17 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 78। बोल रहा है कि 7 मीटर रेडियस है और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी है, जिसमें क्या बोल रहे हैं भरे गए पानी की मात्रा निकालनी है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। आपको पता ही है कि जो सिलेंडर होता है या जो बेलनाकार पात्र है, उसका जो वॉल्यूम क्या होता है πr²h। पाई के बारे में कुछ बोला गया नहीं है, और पाई की वैल्यू अपना पाई की फॉर्म में भी नहीं है, तो वैल्यू रख देते हैं 22/7। आर कितना था 7 मीटर था, तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और एच कितना था 20 था। 7 से 7 टाइम चले जाएगा, 22 और 154 का डबल 308 जीरो, ये आ जाएगा अपना। ठीक है, देखो इतनी फास्ट कैसे कर लिया, मेरे को पता है 22 तो 154 होते हैं, और इसको जीरो तो लास्ट में चिपका दूंगा, और 154 का डबल कितना हो जाएगा 150 का डबल 300 और 4 का डबल 8, तो 3080 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है यहाँ पे, इसको सॉल्व करना है। देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और फिर 9 का क्यूब और करना है, तो 729 हो जाएगा, प्लस 2 का क्यूब 8 होता है, और 8 का स्क्वायर 64, और तो 4 और 9 13, 3 यूनिट डिजिट आएगा, एक ही ऑप्शन में, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो काफी क्वेश्चन ऐसे इजी होते हैं कि यूनिट डिजिट देख के भी आप पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ठीक है, देखो यूनिट डिजिट देखिए आपने, और इसका स्क्वायर या क्यूब जो हमसे पूछा गया था उसको करने में कितने सेकंड लगे, 2 से 3 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बोल रहा है एक गोला है जिसका आयतन 36 पाई क्यूब। आपको पता है गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसकी वैल्यू अपन को 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, तो यहाँ से पाई तो अपना कैंसिल हो जाएगा, और 4 से ये 9 टाइम चले जाएगा। तो अगर मैं आर क्यूब देखूं तो देखो 3 का स्क्वायर तो ये है ही 9, और ये और हो जाएगा, ये कह सकते हैं कि 9 27 हो जाएगा, तो आर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है गोले का व्यास, यानी 2r की वैल्यू चाहिए, तो 2 दूनी 4, 4 आ जाएगा अपना आंसर। 1 मिनट, 3 आया था ना, आर 3 आया था, तो ये 4 नहीं 6 आ जाएगा। ठीक है, 2r की वैल्यू चाहिए, तो 3 दूनी 6, ये अपना 3 आया था, आर निकल के, इसको मैं सही से लिख देता हूँ। आर कितना आया अपना 3 आया है, तो 2r की वैल्यू 6 हो जाएगी, यही हमसे पूछा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सेकंड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, ये बोले 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0, इनके मूलों का गुणनफल निकालना है। आपको पता ही है कि अगर मूलों का गुणनफल, जैसे कि अल्फा और बीटा इसके मूल है, तो मूलों का जो गुणनफल है, रूट्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, वो क्या होता है कांस्टेंट टर्म, ठीक है, डिवाइड बाई ये x² का कॉफिशिएंट। ठीक है, तो कांस्टेंट टर्म तो अपने 6 है, और x² कोएफिशिएंट 3 है, तो 6/3 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर अपना थर्ड है। और जो सम ऑफ रूट्स होता है वो क्या होता है माइनस एक्स का कोएफिशिएंट बटे x² का कोएफिशिएंट। ठीक है, इसके बाद देखता हूँ मैथ्स का नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 91 है, बोल रहे निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी होगी। ठीक है, देखो मान लो कि अगर आप ग्राहक हो, तो आपके लिए सबसे जो बेनिफिशियल चीज रहेगी वो क्या रहेगी कि जितने कम प्राइस में आपको मिल जाए, इसका मतलब है जितना ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाए। तो देखते हैं, अपन के पास 3 स्कीम है। अगर योजना 1 की मैं बात करूं, तो देखो 5 खरीदने पर 3 का डिस्काउंट दे रहा है, तो अगर डिस्काउंट परसेंटेज में बात करूं तो 3 का डिस्काउंट मिल रहा है कितने पर, 3 तो मुफ्त दे दी, 5 ये यानी 8 पर, और 3/8 आई थिंक होता है 37.5%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना ही होता है ना, 1/8 12.5%, बिल्कुल यही होता है। देखो कैसे निकाल सकते हो आप, 1/8 आपको पता है 12.5% होता है, 12.5 का 3 गुना, तो 12 36 और 1.5 और 37.5। ठीक है, वैसे डायरेक्ट याद भी होता है लोगों को, नहीं है तो फिर आप नॉर्मली 100 से मल्टीप्लाई करोगे, पर कोशिश करोगे फ्रैक्शन आपको याद हो। इसमें बोल रहा है 5 खरीदने पर 6 दे रहा है। ठीक है, तो कितने का आ रहा है, एक का प्रॉफिट मिल रहा है कितने पर, 5 और 6 11 पर, तो 1/11 तो आपको पता है 9.09% होता है, तो ये वाली स्कीम तो बिल्कुल फायदेमंद होगी नहीं। 10 और 5% की 2 छूट दे रहा है, देखो 10 और 5 की 2 देगा, आपको पता है कि 37.5 से तो फिर भी एक कम ही रहने वाली है, तो योजना 1 ही ऐसी होगी जो प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। अगर ये एक से ज्यादा होती तो फिर इक्वल आते इसमें। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था ये वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ्स का कौन सा क्वेश्चन, एक्चुअली काफी सारे क्वेश्चन है, तो पहले ये देखना पड़ता है कि मैथ्स का कौन सा है, इसलिए मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। 48 बेहतर और एक अन्य संख्या x है जिसका लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम की बात कर रहा है, ये 576 है। नीचे दिए गए मानों में से कौन सा मान x का हो सकता है। ठीक है, देखो अपने पास 3 नंबर है, 48 है, 72 है और x है। x के बारे में हमें नहीं पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखते हैं, 48 के फैक्टर करूंगा तो मैं क्या आता है, 2 दूनी देखो 16 गुणा 3 कर सकता हूँ इसमें, और 16 क्या होता है 2 की पावर 4, और 3 मतलब 3 की पावर 1। और 72 की अगर मैं बात करूँ तो 72 को लिख सकता हूँ 8 गुणा 9,
ये होता है 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 2, यानी इसको यहाँ पे लिख दो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2। एक्स के बारे में मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे को एलसीएम पता है कितना है, 576 है। 576 के फैक्टर करो आप। आपको पता है 576 किसका स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर है, यानी 24 गुणा 24। 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 8 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, ये भी यही है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1। यानी इसको अगर मैं देखूँ तो ये अपना कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 और 3 6 हो जाएगा, और 3 की पावर 2 हो जाएगा। अब आपको एक चीज तो पता ही है कि एलसीएम में क्या होता है, अपना जो मैक्सिमम पावर्स होते हैं उनको ही कॉमन लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ में तो सॉरी एचसीएफ में तो क्या होता है, मैक्सिमम पावर है उनको कॉमन लेते हैं, लेकिन एलसीएम में कुछ भी बचना नहीं चाहिए, सब अपने पास आना चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ अपना 2 की पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 3 है, जबकि देखो एलसीएम में क्या हो रहा है, 2 की पावर 6 आ रही है। तो ये कहाँ से आया होगा, क्योंकि यहाँ 2 की पावर 4 है या 2 की पावर 3 है, जबकि एलसीएम में 2 की पावर 6 आ गई। तो 2 की पावर 6 आने के लिए तो यही पॉसिबल है कि एक्स में 2 की पावर 6 होगा, होगा कि नहीं। अब देखो 3 की पावर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, और यहाँ पे 3 की पावर 2 है। ठीक है, तो देखो मैक्सिमम जो 3 की पावर है वो 2 है। ठीक है, तो ये कॉमन आ रहा है मैक्सिमम 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देखो काफी लोगों के दिमाग में शायद ऐसा कुछ आ जाए कि सिर्फ 2 की पावर 6 ही के इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या नहीं होगा। देखो क्यों नहीं होगा, क्योंकि एलसीएम में 3 की पावर 2 भी तो आ रहा है अपना। ठीक है, तो 2 की पावर पूछा क्या है, एक्स का मान कौन सा होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसका मल्टीपल देख लो चाहो तो आप। ठीक है, वैसे यार नहीं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं गलत बता रहा हूँ आई थिंक। यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 2 की पावर 6 लेता ना तो भी अपना काम चल जाता, क्योंकि हमें क्या लेना है मैक्सिमम पावर। यहाँ 3 की पावर 2 आ रही है, ठीक है, तो 3 की पावर 2 तो इससे भी आ सकता है, यानी अपना आंसर सिर्फ 2 की पावर 6 भी हो सकता था। और 2 की पावर 6 का मतलब क्या है, 2 की पावर 4 16 होता है, 32 64। 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64। पर देखो 64 किसी ऑप्शन में नहीं है, जब 64 नहीं है तो 64 का कुछ मल्टीपल होगा। तो 96 तो इसका मल्टीपल नहीं है। अगर 192 की भी बात करूँ तो 64 का 3 गुना है, ये है कि नहीं, क्योंकि 60 थी 180 और 4 थी 12, 3 गुना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक 3 की पावर 1 और लेनी पड़ेगी इसके साथ, इसका कोई मल्टीपल होगा। ये 3 की पावर 2 या 1 नहीं कह सकते, पर आएगा इसमें से ही। अगर कुछ ये कुछ नहीं आता तो 2 की पावर 6 होता। ठीक है, लेकिन कुछ है तो फिर या तो 3 की पावर 1 आएगा या 3 की पावर 2 आएगा। यहाँ पे स्पेसिफिक आपको दिया नहीं गया है। ठीक है, वैसे देखो एक्स की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, अगर मैं बात करूँ तो 2 की पावर 6 64 तो है ही। एक्स की पावर 64 के साथ क्या हो सकता था, अपना 3 की पावर 1 भी पॉसिबल था जो कि 192 है, या फिर एक और वैल्यू पॉसिबल हो जाती 3 की पावर 2 मतलब 9। 64 गुणा 9, तो 9 चौक 36 अस्सी लाइक 3, 9 6 54 57 576। ठीक है, तो अपना जो एक्स है अपने आप में 576 भी हो सकता था, लेकिन जो ऑप्शन की अगर हम देखें तो सिर्फ 192 ही यहाँ पे बैठ रहा है। ठीक है, तो एक से ज्यादा इसके आंसर पॉसिबल है, और अपन को ना कुछ ऐसा कंडीशन दी गई है कि मिनिमम वैल्यू लेनी है मैक्सिमम लेनी है, तो ऑप्शन की भी आपको थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी। ठीक है, इस केस में तो अपने ऑप्शन मैच हुए ही नहीं है, और ऐसा ही होगा जब कुछ भी आपको नहीं दिया गया तो। ठीक है, आई होप कि आपको सवाल समझ आया होगा। आपको पता है एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर्स कॉमन लेते हैं, और 2 की पावर 6 ना तो 48 में था ना 72 में था, लेकिन एलसीएम में आ रहा है, इसका मतलब कि एक्स में जरूर रहा होगा वो। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि इसका मल्टीप्लिकेशन का मान इक्वल होगा। ओके, देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो ना, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है वो ये नंबर लिखा गया है, बस पॉइंट का यहाँ पे इसने खेल किया है। तो ये देखो कितने के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 के बाद पॉइंट है, और यहाँ पे 1 के बाद 2, और 3 4 5 है। तो मल्टीप्लिकेशन में 6 के बाद पॉइंट आना चाहिए, 6 से ज्यादा जिसमें है वो अपना गलत हो जाएगा। 4 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 6 और 3 9, बिल्कुल नहीं हो सकते। 6 के बाद पॉइंट आएगा, हो ही नहीं सकता। 4 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6 6 से ज्यादा आ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 6 के बाद पॉइंट आ रहा है, तो ये अपना पॉसिबल है। अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आंसर है, लास्ट वाले को भी चेक करेंगे। 2 और एक 3, 3 तो 5 के बाद पॉइंट है, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको जो पॉइंट्स है, जो डेसिमल है, उनका स्थान देखना था। ठीक है, इसके बाद आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि 3a माइनस 4b प्लस माइनस 2c इसका होल स्क्वायर करना है। आपको पता है, मैं लिख दूं क्या यहाँ पे फॉर्मूला, वैसे तो आपको पता होगा कि a प्लस बी प्लस सी का जो अपना होल स्क्वायर होता है वो बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैंने लिख भी दिया है। अब हम देखते हैं कि क्या होगा अपना इसका। देखो ये आएगा पहले ए स्क्वायर यानी 9a स्क्वायर आएगा सब में, फिर बी स्क्वायर यानी 16b स्क्वायर आएगा, फिर सी स्क्वायर यानी 4c स्क्वायर आएगा। तो यहाँ तक तो अपनी सारी चीजें हैं वो सेम चल रही है। अब आगे 2ab वाली टर्म आएगी, ए कितना है 3, बी कितना है 4, तो 3 चौके माइनस का 12 और उसका डबल, और माइनस का 24 वाली टर्म आएगी, यहाँ पे प्लस 12 है, ये ऑप्शन खत्म। माइनस 24 वाली आएगी, अब ये इस वाली टर्म से तो सिर्फ एक ऑप्शन हटा है। अब देखेंगे 2bc वाले टर्म, तो b और c को आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 8bc आएगा और उसका डबल, और यानी प्लस का 16 आना चाहिए। यहाँ पे प्लस का 16 नहीं है, तो ये खत्म। ठीक है, अभी भी अपने दो ऑप्शन बचे, हम लास्ट को देख लो। सी ए की हम बात करें तो माइनस का 6a आ रहा है और उसका डबल, और यानी माइनस का 12 आएगा, जबकि यहाँ पे -6 है,
तो -12 अपना इस ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन थे मैथ्स में जो पूछे गए हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। और देखो मैथ्स से ज्यादा ना इस पेपर में रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए होंगे, क्योंकि काफी सारी पजल्स वगैरह ही पूछी जाती हैं, और अभी सीजीएल एग्जाम मेंस में भी पजल्स आने लगी है। तो जो रीजनिंग का वीडियो होगा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ही, मैथ्स का तो है ही। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे। अभी जितने वीडियो आ रहे हैं उनसे काम चला लो, फिर ठीक है, थोड़ा दिवाली का सीजन निकल जाएगा तो मैं ज़्यादा वीडियो भी प्रोवाइड करूँगा। कोशिश करूंगा कि इस टाइम पीरियड में भी मैं रेगुलर वीडियो बनाऊं, आपका मिस नहीं हो एक भी दिन, चाहे दिवाली हो चाहे कुछ भी हो। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। अगर वीडियो पसंद आया है तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें।